नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 13 जून 2022 को जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसके दोनों शिफ्ट में पूछे गए कुल 98 प्रश्नों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम लोग सेक्शन वाइज यहाँ पर बात करें तो करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा 22 प्रश्न और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके भूगोल से पूछे गए थे। तो वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी अब आपको ऑफलाइन भी देखने को मिलेगा और कोटा में इसके नए सेंटर की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ने के शौकीन हैं तो भारत के विभिन्न शहरों में जो आपके अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है यहाँ पर जाकर के आप लोग इनरोल कर सकते हैं। इस पार्टिकुलर ऑफलाइन सेंटर पर जो भी आपके कोटा के टॉप एजुकेटर हैं उन सबकी मदद से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर इस समय एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम का जो कोर्स है उसको 1 साल या उससे अधिक समय के लिए परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 साल के कोर्स पर 6 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो ये ऑफर 13 से लेकर के 15 जून तक है। नीचे आपको लिंक सारे मिल जाएंगी, उस पर क्लिक करिए, यूज करिएगा कोड KV10, आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप लोग एनटीपीसी एसएससी के द्वारा जो विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। डेली रात में 10 बजे हम लोग टॉपिक वाइज जीके डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और आप मेरी इन सारी लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अगर आपके कोई डाउट या सवाल होते हैं या अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किसी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके साथ इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन जो कि असम राज्य की खिलाड़ी हैं, इन्होंने किस भार वर्ग में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपके 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था और ये असम राज्य के खिलाड़ी हैं और इसीलिए असम की सरकार के द्वारा पिछले साल इनको डीएसपी के पद पर भी अपॉइंट किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है इसका विजेता देश कौन सा था। तो कोपा अमेरिका की बात करें, ब्राज़ील में पिछले साल इसका आयोजन हुआ था और कोपा अमेरिका हमारे फुटबॉल का एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के देश पार्टिसिपेट करते हैं और पिछले साल का विजेता रहा था अर्जेंटीना। इसी प्रकार से जो आपके यूरोप के देश हैं उनके लिए एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम UEFA लीग होती है और उसका विजेता इटली रहा था। जो आपके उत्तरी अमेरिका के देश हैं उनका जो टूर्नामेंट है उसका नाम है कॉन्काकैफ गोल्ड कप और इसका विजेता रहा था अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता था। तो ये खिताब जीता था, इनका नाम है डेनियल रिक्यार्डो। क्या नाम है? डेनियल रिक्यार्डो इनका नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आप सभी को रटा हुआ होगा, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को होता है, उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कितने रक्षा क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अनावरण किया था। तो ध्यान रखिएगा, इनकी टोटल संख्या थी 22। कितनी थी? इनकी टोटल संख्या यहाँ पर 22 रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2021 में सतरिया नृत्य के किस कलाकार को केरल के द्वारा गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सतरिया ये आपके असम का क्लासिकल डांस है और इसी के एक डांसर हैं जिनका नाम है इंदिरा पीपी बोरा। तो ध्यान रखिएगा, 2020 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था और इन्हीं को 2021 में केरल के द्वारा गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि फीफा के द्वारा लगातार 2 बार
पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। नाम इनका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, जो कि आपके पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 2020 और 2021 दोनों सालों के लिए ये पुरस्कार जीता था। लेकिन अगर आपसे महिला कैटेगरी वाला पूछ लिया जाए तो 2020 का ये जो पुरस्कार है वो इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज ने जीता था, और 2021 के लिए ये जो पुरस्कार है वो आपके स्पेन की फुटबॉल टीम की कप्तान एलेक्सिया पुटेलिस ने जीता था। तो दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 से 21 तक के लिए जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो यहाँ से पहले भी काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं। ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा विकेट हमारे भारत के रविचंद्रन अश्विन ने लिया था। विकेट की संख्या 71 थी। सबसे ज़्यादा रन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेबुसेन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इसका जो फाइनल मुकाबला है वो पिछले साल इंग्लैंड के रोज बाउल में आयोजित किया गया था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे देश भारत को हरा दिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ISSF वर्ल्ड कप जो 2021 का है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में कितनी क्षमता का वेनेडियम आधारित ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत की? तो इसकी क्षमता टोटल 56 केवीए थी, और IIT बॉम्बे की मदद से सिक्किम में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारत का जो 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र है, ये कहाँ पर खोला गया? तो ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इसे खोला गया था नागालैंड के कोहिमा में। कहाँ पर? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसे खोला गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में जो सबसे खुशहाल देश है उसका नाम है यहाँ पर फिनलैंड। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी संस्था है जो कि इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये इस संस्था का नाम है। अपने देश भारत की बात करें तो पिछले साल हम लोग 139वें स्थान पर थे, 2020 में हम 144वें स्थान पर थे, और इस साल की बात करें तो हम यहाँ पर 136वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? डिफेंस सेक्रेटरी की बात हो रही है, और इस पद पर आपको मिल जाएंगे अजय कुमार। भारत में जो सेक्रेटरी का सर्वोच्च पद है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, और उस पद पर आपको राजीव गौबा जी मिलेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो गृह सचिव हैं उनका नाम अजय कुमार भल्ला है। अभी आपके नए विदेश सचिव भी अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम विनय मोहन क्वात्रा है, और उन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। एक प्रश्न और पूछा गया कि जुलाई 2021 में अनुसंधान और नवाचार के लिए बायोटेक प्राइड को जारी किया गया। तो आपको बताना है कि प्राइड का पूरा नाम क्या है। तो इस दिशा निर्देश को हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया था, और प्राइड का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो ये इसका पूरा नाम रखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है SV सरस्वती को। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा पिछले साल राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया था, और ये पुरस्कार SV सरस्वती जी को मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू की गई तन्वा स्कीम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, ये जो स्कीम है मुख्य रूप से महिलाओं के लिए शुरू की गई थी कि महिलाओं को यहाँ पर खेती से जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, और इसका पूरा नाम था तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। क्या नाम था? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इस स्कीम का पूरा नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2021 में कृषि कचरे से बनी जैव ईंटों के साथ भारत की जो पहली इमारत है उसका उद्घाटन किस IIT में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्घाटन है वो आपके IIT हैदराबाद में किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत की जो पहली 3D प्रिंटिंग हाउस है
उसका निर्माण आईआईटी बॉम्बे में ही पिछले साल किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क आता है, उसके अनुसार देश का जो सबसे बेहतरीन आईआईटी है वो आपका आईआईटी मद्रास है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारत का वैश्विक मछली के उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है। तो ग्लोबल फिशरीज सेक्टर की अगर हम बात करें तो भारत का योगदान 7.7% है और दुनिया में मछली के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। अगर हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली मार कौन है, तो चाइना के द्वारा सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है और पूरे विश्व में जो मछली उत्पादन है उसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन 1/3 है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि भारत के अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक किसने प्रस्तुत किया था। तो ये विधेयक हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत किया था। अच्छा, क्या था इस विधेयक में, आपको पता होगा अगर आपने न्यूज़ वगैरह फॉलो की होगी कि पिछले 1-2 सालों में जो हमारे रक्षा क्षेत्र के उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों के द्वारा कई बार हड़ताल की गई, कई बार तालाबंदी की गई और इसी के लिए वह समय समय पर ये चीज़ें करते थे। तो सरकार ने यहाँ पर आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक प्रस्तुत किया और इसके जरिए जो इस प्रकार की तालाबंदी थी, हड़ताल थी या फिर जो कर्मचारियों की छटाई वगैरह की जाती थी, उन सब के ऊपर रोक लगा दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूएई की पहली महिला स्पेस यात्री कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है नूरा अल मातरूसी। तो 2021 में ये आपके संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला स्पेस यात्री बनी थी। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यूएई के पहले एस्ट्रोनॉट कौन हैं। तो उनका नाम है हज्जा अल मंसूरी। ध्यान रखिएगा, 2019 में वो यूएई के पहले एस्ट्रोनॉट बने थे, नाम उनका है हज्जा अल मंसूरी। अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर से कि वर्ष 2019 में मृदा और जल प्रबंधन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका जो आयोजन है वो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में किस सिंगर को आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो इनका नाम है सिंगर पिंक। क्या नाम है, स्टेज नेम इनका पिंक है, असली नाम इनका है एलेक्सिया बेथ मूरे। क्या नाम है, एलेक्सिया बेथ मूरे इनका असली नाम है। तो यहाँ पर हमने 22 जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग जो आपके डांस वगैरह से प्रश्न आए थे उनको आइए करते हैं डिस्कस। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में जो मकर संक्रांति है उसको पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है और पौष संक्रांति इसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार से आपको पता होगा कि इसी त्यौहार को हमारा जो हरियाणा, पंजाब वगैरह है वहाँ पर बैसाखी कहा जाता है। गुजरात की बात करें तो वहाँ पर यह काइट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग असम की बात करें तो वहाँ पर बिहू के रूप में होता है। तमिलनाडु में इसी का नाम होता है पोंगल। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो राई डांस है ये हमारे कौन से राज्य से संबंधित है। तो राई डांस की बात करते हैं तो ये आपके बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है। जैसे हम लोगों ने आल्हा के बारे में बात की थी कि वह बुंदेलखंड रीजन में होता है, उसी प्रकार से राई भी आपके बुंदेलखंड रीजन में होता है और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों को बिलोंग करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे जो बहुत ही फेमस पंडित जसराज जी हैं वो किस घराने से संबंधित थे। तो जरूर ध्यान रखिएगा, पंडित जसराज हमारे मेवाती घराने से संबंधित हैं। किससे, मेवाती घराने से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा किस भाषा में मनोरंजन के पारंपरिक तरीकों पर भावनाश को लिखा गया था। तो ये जो आपका भावनाश है ये लिखा गया है असम और ब्रजावली में। किसमें है, असमी और ब्रजावली भाषा में ये लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा जो हमारे सतरिया डांस के गुरु हैं श्रीमंत शंकर देव, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। एक प्रश्न और पूछा गया कि कौन सा राज्य स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में 11 सितंबर को मनाएगा। तो वैसे आप इसे करंट अफेयर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इन महापुरुष का नाम है, इस राज्य का नाम है तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु ने ये कहा है कि जो हमारे सुब्रमण्यम भारती हैं इनकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। अगला प्रश्न था कि नववर्ष एक तरफ था और दूसरी तरफ आपको दिए गए थे राज्य। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो बीसू है, बीसू आपके केरल का होता है, उसी प्रकार से जो पुथांडु है वो आपके तमिलनाडु का होता है। उगादि की अगर हम लोग बात करते हैं तो उगादि आपके होता है आंध्र प्रदेश का। इसी प्रकार से गुड़ी पड़वा की बात करें तो गुड़ी पड़वा आपके महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एक त्यौहार है नवरेह, नवरेह की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसी प्रकार से पाना संक्रांति है तो पाना संक्रांति आपके उड़ीसा में होती है। पोइला बैसाख है तो पोइला बैसाख आपके बंगाली कम्युनिटी के लोगों का नया वर्ष होता है। अब जिस प्रकार से ऑप्शन दिए गए होंगे उसी के अनुसार आप इसे टिक करेंगे। एक प्रश्न और पूछा गया था कि वर्ष 1949 से 56 तक जो ऑल इंडिया रेडियो है इसके संगीत निर्देशक सितार वादक कौन हैं? तो इनका नाम है पंडित रविशंकर। आपको पता होगा हमारे देश के सबसे फेमस सितार वादक हैं, 5 से ज़्यादा बार ये ग्रैमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? तो 4 रचनाएं आपको दी गई थी, उसमें से एक रचना थी नीति सारा। तो नीति सार की बात करें ये हमारे कमंदका के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कमंदका के द्वारा लिखी गई ये आपकी पुस्तक है। बाकी कालिदास जी की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये आपके कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि महाकवि कालिदास जी के द्वारा मेघदूतम आपके किस भाषा में लिखी गई है? तो हमारे संस्कृत भाषा के कवि थे कालिदास जी और मेघदूतम भी आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पैका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए अखाड़ा तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। ये जो पैका अखाड़ा नृत्य है ये आपके उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पैका नृत्य पूछा जाए तो ये आपके उड़ीसा का होता है, लेकिन अगर आपसे पाइका पूछा जाता, पाइका विद्रोह आपने सुना होगा झारखंड वाला, तो पाइका पूछा जाता तो आपका उत्तर होता झारखंड, लेकिन पैका पूछा गया था तो ये आपके उड़ीसा का डांस है। बाकी उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो सांवरी हो गया, घुमरा हो गया, पैंका है, मुनरी है, छाऊ है, ये सारे आपके उड़ीसा के डांस हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम आपका एक पुष्प है और अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है ये मेघालय की राजधानी शिलांग में होता है। कहाँ पर? मेघालय की राजधानी शिलांग में ये त्यौहार मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क सन टेम्पल की बात करें इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, और जो आपके पुरी में जगन्नाथ मंदिर है उसको हम लोग व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी शामिल है, और वर्ष 1250 में जो हमारे पूर्वी गंगा सल्तनत के राजा हैं जिनका नाम है नरसिम्हदेव प्रथम, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि छड़ी के साथ किया जाने वाला आंध्र प्रदेश के डांस का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा इस डांस का नाम है कोला नालू। क्या नाम है? कोला नालू इस डांस का नाम है, और ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ और डांस की बात करें तो कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस है, आपको पता ही होगा। बिलासनी नाट्यम भी यहीं का डांस है, आंध्रा नाट्यम हो गया। उसके बाद में भामा कल्पम, बीरा नाट्यम, दप्पू है, तप्पेटा है, तप्पेटा गुल्लू, लंबाड़ी हो गया, धीमसा है, कोलाट्टम है, भुट्टा बोमालू है, ये सारे आपके आंध्र प्रदेश राज्य में किए जाने वाले डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण की जो अनन्य भक्त थी यानी कि भक्तनी थी जिनका नाम मीराबाई जी है, ये आपके कौन से राज्य से थी? तो मीराबाई जी का जो संबंध है वो आपके राजस्थान राज्य से है। आपको ये भी याद रखना है कि इनके जो गुरु थे वो हमारे संत रैदास थे, और इनकी शादी हुई थी महाराजा भोजराज से। किससे? महाराजा भोजराज से इनकी शादी हुई थी। अगला प्रश्न हमारे पॉलिटी सेक्शन से है कि संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो भैया ये बहुत बार आता है परीक्षाओं में।
ध्यान रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए हटा दिया गया था और संविधान का जो अनुच्छेद 300A है उसके अंतर्गत इसको एक विधिक राइट बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में किस भाग को जोड़ा गया था। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपके संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया था। इसके अलावा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और संविधान में हमारे टोटल 16 आर्टिकल को भी जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 1992 में और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी के जरिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता आपके देश में दी गई थी। 74वां संविधान संशोधन भी ध्यान रखिएगा, ये भी इसी के साथ में हुआ था और इसके जरिए जो नगर पालिका है उसको संवैधानिक मान्यता मिली थी और आपके संविधान में 12वीं अनुसूची को इसके जरिए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हाई कोर्ट है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है। तो कल पूछा गया था कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था उस समय कि 219 के अंतर्गत वो शपथ लेते हैं और यहाँ पर रिट की बात की जा रही है तो रिट ये जारी करता है 226 के अंतर्गत। वहीं पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो आपके आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है और ये जो हमारे रिट हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2 जून 2014 को किस राज्य से अलग होकर के तेलंगाना एक अलग राज्य बना था। तो आपको अच्छे से पता होगा, इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो हमारे देश में भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है। एक प्रश्न और पूछा गया कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका प्रावधान हमने किस देश से लिया है। बहुत बार यह पूछा जाता है और ये हमने लिया हुआ है आयरलैंड देश से। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संचित निधि के द्वारा किए गए जो खर्चे हैं उनका ऑडिट कौन करता है। तो संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से जो खर्चे होते हैं उनका ऑडिट करता है कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसको मान्यता मिली हुई है और वर्तमान में जो हमारे कैग हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। चलिए नीचे कमेंट में आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कैग जो आपका पद है नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो हमारे भारत के पहले कैग कौन थे। 14वें नंबर के जो कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। पहले कैग का नाम क्या है वो आप कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हमारे संविधान में किस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची आपके पहले संशोधन 1951 के जरिए जोड़ी गई थी। एक प्रश्न और पूछा गया कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलता है वह महाभियोग आपके किस सदन से शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है वह आपके अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलता है और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह आपके किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है और इसके लिए जो प्रस्ताव है उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही कथन चुनिए। तो कई सारे स्टेटमेंट दिए थे जिनमें से आपको चूज करना था। नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे तत्व हैं भाग 4 में आपको आर्टिकल 36 से 51 के बीच में देखने को मिलेंगे और ये प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। एक प्रश्न और पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अधिनियम है वह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था और इसके लिए संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसे हम लोग 86वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। 2002 में ये संशोधन हुआ था और उसके जरिए संविधान में अनुच्छेद 21A को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। एक प्रश्न और पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपको आर्टिकल 60 में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनके शपथ का प्रावधान आपको आर्टिकल 69 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको बिहार राज्य में मिलेगी जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में टोटल आपके 1106 लोग निवास करते हैं
वहीं पर सबसे कम वाला भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिहार। एक प्रश्न और पूछा गया था कि अंथुरियम नाम का जो त्यौहार है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो अंथुरियम नाम का जो त्यौहार है ये हमारे मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से मिजोरम राज्य में जो पर्यटन है उसको प्रमोट करने के लिए मिजोरम की सरकार अंथुरियम त्यौहार को आयोजित करती है। अगला प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी से कि इनमें से कौन सी लौह अयस्क की खान नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन में एक सूरत दिया गया था, तो सूरत आपकी लौह अयस्क की खान नहीं है वहाँ पर। दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम, भिलाई, बोकारो, इसको ये सारे आपके लौह अयस्क के प्लांट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न और आया कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में चट्टानों या फिर मिट्टी का नीचे जमा होना क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, अगर मिट्टी या चट्टान वगैरह होगी तो धीरे धीरे वो आपके ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आने लगती है और इस प्रकार से उसका जो जमा होना है उसे कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट। क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी पनामा नहर है ये किस महाद्वीप का हिस्सा है? और यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया था सेंट्रल अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा पहली बात कि जो आपका मध्य अमेरिका है ये हमारे नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, ये साउथ अमेरिका का हिस्सा नहीं है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। और नॉर्थ अमेरिका में जो पनामा देश है वहाँ से होकर के ये नहर गुजरती है, ऐसे जो पतला सा हिस्सा है, और ये आपके प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये सारे ऑप्शन ध्यान रखिएगा। पनामा नहर उत्तर अमेरिका के अंतर्गत मध्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जापान देश में जो माउंट फूजी है ये किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट फूजी की बात करें, ये हमारा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। तो बैरन आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास में है, वहाँ पर आपको देश का सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम भी है बैरन ज्वालामुखी। हमारे देश में एक और ज्वालामुखी है जो कि सुषुप्त है और उसका नाम है नारकोंडम, वो भी आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे समुद्र में जब कभी भूकंप आता है तो उस भूकंप के कारण सुनामी आती है और चक्रवात उत्पन्न होता है। तो आपको ये बताना है कि अगर समुद्र में भूकंप आ रहा है तो उसकी तीव्रता कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे आपकी सुनामी उत्पन्न हो? तो रिक्टर स्केल के ऊपर जो ये भूकंप होता है इसकी तीव्रता होनी चाहिए 6.5 से ज़्यादा। कितना? 6.5 से जब ज़्यादा होगा तो ये आपके सुनामी को जनरेट कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि माउंट आबू हिल स्टेशन जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राजस्थान में हमको एकमात्र हिल स्टेशन ही देखने को मिलेगा जिसका नाम माउंट आबू है और ये आपको अरावली पर्वत श्रेणी पर देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अरावली हमारे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है और माउंट आबू के पास में एक आपको टेम्पल भी मिलेगा जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है ये प्रयागराज से किसको जोड़ता है? आपके देश में टोटल जो वाटरवे हैं इनकी संख्या 111 है और अगर हम लोग नेशनल वाटरवे 1 की बात करते हैं तो ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को जोड़ता है हल्दिया से। किससे? पश्चिम बंगाल में जो हल्दिया है और ये आपका वाटरवे गंगा नदी में बनाया गया है। अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करते हैं तो टोटल 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम लोग पूरे देश के वाटरवे की बात करते हैं तो 14,500 किलोमीटर उसकी टोटल लंबाई है। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर हमारा देश भारत है, दूसरे स्थान पर आता है अमेरिका। और राज्यों की बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में मौजूद सभी महाद्वीपों का निर्माण एक डैश डैश नामक
विशाल महाद्वीप से हुआ था, तो उस महाद्वीप का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा कि इस महाद्वीप का नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया नाम था। बाद में पैंजिया आपका टूटता है तो गोंडवाना लैंड और लारेंसिया नाम के दो नए महाद्वीप बनते हैं और बीच में आपका टेथिस सागर खुलता है, तो इसका नाम था पैंजिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया था संक्षारण। तो संक्षारण की बात करें, ये रासायनिक अपक्षय का प्रकार नहीं होता है। जब हम लोग केमिकल इरोजन की बात करते हैं तो ये टोटल आपके 5 प्रकार का होता है। पहला होता है एसिडिफिकेशन, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजेशन, तीसरा होता है कार्बोनेशन, चौथा होता है हाइड्रोलिसिस और पांचवा यहाँ पर होता है कि जो लिविंग क्रिएचर या फिर ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में जो विंटर सीजन में वर्षा होती है इसका मुख्य कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि आपके मेडिटेरेनियन सी से होते हुए पश्चिमी भारत में इंटर करता है और इसी कारण से हमारे यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो नाम इसका पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगला प्रश्न फिर पूछा गया ज्योग्राफी से कि भारत या फिर एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया कौन सा है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नाम इसका है धारावी। क्या नाम है? धारावी है और ये आपको मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न भी पूछा गया था ज्योग्राफी से ही कि मध्य प्रदेश राज्य में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अभी सीजीएल में भी यहाँ से 3-4 प्रश्न आए थे। देखिए, झूम खेती की बात करें तो इसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न खेती भी कहते हैं। तो जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर तो इन्हें हम लोग झूम के नाम से ही जानते हैं, मिजोरम वगैरह में। लेकिन जब हम लोग आपके इधर भारत में आते हैं तो अलग अलग राज्यों में इसका नाम अलग है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वेवर या फिर दाहियार इसे कहा जाता है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर इसको वरेंगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। झारखंड में इसका नाम होता है कुरवा। अगला प्रश्न पूछा गया कि देश का एकमात्र अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में उपस्थित है? देखिए, हमारे देश के जो 13 बड़े बंदरगाह हैं वे सारे बंदरगाह आपको मिलेंगे बिल्कुल तट के पास। लेकिन जब हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या फिर कोलकाता पोर्ट की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अंदर की ओर आते हैं तो फिर आपको अंदर की ओर नदी में ये बंदरगाह मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके डायरेक्ट समुद्र के किनारे नहीं है, थोड़ा सा आप समुद्र से अंदर आएंगे नदी में तो वहाँ पर आपको ये बंदरगाह मिलेगा। इसीलिए इसे हम लोग अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कहते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या फिर हल्दिया पोर्ट या कोलकाता पोर्ट इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जावा, बोर्नियो और सुमात्रा ये आपके कौन से देश के हिस्से हैं? तो ये जो द्वीप हैं वो हमारे इंडोनेशिया देश के हिस्से हैं। आपको पता होगा कि जो करंट कैपिटल है इंडोनेशिया की वो आपके जावा द्वीप पर है। लेकिन इंडोनेशिया ने कहा है कि 2024 तक हम नई राजधानी बना देंगे। नई राजधानी का नाम इनके होगा नूसंतारा। क्या नाम होगा? नूसंतारा नाम होगा और वो आपके बोर्नियो आइलैंड पर बनेगी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि बोर्नियो आइलैंड के ऊपर इंडोनेशिया के द्वारा नई राजधानी बनाई जाएगी। आसियान समूह का नाम भी आपने सुना होगा, तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको जकार्ता में ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सत्य शोधक समाज इसके संस्थापक कौन है? तो ये जो प्रश्न है वो आपके हिस्ट्री से पूछा गया था। सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साल आपका 1873 का था और पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद 1028 सूक्तियों के साथ कितने मंडल में विभाजित है? तो बहुत आसान प्रश्न था, ये आपके टोटल 10 मंडल में विभाजित है और ऋग्वेद हमारे चारों वेदों में सबसे ज़्यादा पुराना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1944 में जो गांधीवादी योजना है इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो ये व्याख्या की थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुगल बादशाह बाबर किस वर्ष की आयु में फरगना का राजा बना था? तो ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष की आयु में बाबर जो है वो आपके फरगना का राजा बना था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो फरगना स्थान है वो कौन से देश में है?
तो वर्तमान में ये जो फरगना स्थान है वो आपको उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। एक और सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि सम्राट अशोक के जो बहुत सारे शिलालेख हैं उनकी भाषा क्या है। तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं इनकी भाषा है प्राकृत। क्या है? प्राकृत इनके शिलालेखों की भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, उसी दौरान सबसे पहले एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल क्या था। तो आपको ध्यान रखना है 1848 में ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है और 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्यपगत का सिद्धांत, जिसे आप लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया था। तो 1848 में आते ही इसके द्वारा शुरुआत की गई थी और सबसे पहले इस नीति के अंतर्गत सतारा नाम का जो भारतीय राजवंश था उसको इन्होंने अपने में मिलाया था और अंतिम राजवंश था अवध का। आपको पता होगा कि नवाब वाजिद अली शाह को इसने निष्कासित किया था अवध से और यहाँ पर अवध को भी व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा कौन सा शैवाल है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो शैवाल होते हैं, एक का नाम है स्पुरुलिना। क्या नाम है? स्पुरुलिना एक का नाम है और दूसरे का नाम है क्लोरेला। तो ये दो हमारे शैवाल हैं जिनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये हमारे मनुष्य के शरीर का औसत तापमान है और ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक प्रश्न और पूछा गया कि एक ही भूखंड के भीतर सभी तरफ खुली जगह के साथ जो बनी बिल्डिंग होती है, ऐसी बिल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी जो हमारे बिल्डिंग होती है इसे कहा जाता है डिटैच्ड बिल्डिंग, यानी कि वह आपकी बिल्कुल अलग तरीके से होती है या अलग होती है, इसीलिए इसको डिटैच्ड बिल्डिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें जो कैलोरी है ये आपका एसआई मात्रक नहीं है। बाकी जो ऑप्शन थे उसमें एम्पियर था जो कि विद्युत धारा का मात्रक है, न्यूटन आपके बल का मात्रक है और ओम की बात करें तो ये हमारे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, लाइसोसोम जो होता है उसे आपके कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि साधारण नमक का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो जो आपका साधारण नमक है इसका आणविक द्रव्यमान होता है 58.44। क्या? 58.44 AMU होता है। साधारण नमक का फार्मूला NaCl होता है, जिसमें Na का जो द्रव्यमान है वो 22.99 होता है और Cl का द्रव्यमान होता है 35.45। तो इस प्रकार से 58.44 AMU इसका द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन से आया। तो इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। प्रश्न ये था कि प्राइस सेलिंग क्या होती है। प्राइस सेलिंग की बात करते हैं तो यह आपकी एक ऐसी प्राइस होती है जो कि किसी भी वस्तु के एक सर्टेन लेवल से जो दाम है उसको बढ़ने से रोकती है। तो प्राइस सेलिंग इसी को कहा जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था। तो ध्यान रखिएगा, हर साल यहाँ पर 25% के राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 1956 से 61 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी और आपको पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड थी। किस पर? पीसी महालनोबिस के द्वारा इसके ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1997 में शुरू की गई SJSRY योजना का पूरा नाम क्या था। तो इस योजना का नाम था स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना। क्या था? PM अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। नाम था इसका स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसमें घोषित एजेंडा 21 में 21 क्या है।
तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका 21 है इसका मतलब था 21वीं शताब्दी। क्या था? इसका मतलब था 21वीं शताब्दी। तो वर्ष 2000 तक जो हमारे कुछ सतत चीज़ें थी उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है ये जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क क्या है। क्या पूछा गया था? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स क्या है। तो कैजुअलाइजेशन या फिर अगर हम लोग कैजुअल वर्किंग की बात करते हैं तो यह आपका वह चीज़ होती है जहां किसी व्यक्ति को पास के काम घंटे निर्धारित नहीं होते हैं, यानी कि उसे कितने घंटे काम करना है ये फिक्स नहीं होता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको बुलाया जा सकता है। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं यह 0 घंटे का अनुबंध है जहां पर आपके कार्य की कोई अवधि फिक्स नहीं होती है। एक प्रश्न और पूछा गया कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपके लेवल 4 और 6 में भी आया था। ध्यान रखिएगा ये जो एक्ट है वो पारित हुआ था 1969 में। कब? 1969 में ये पारित हुआ था और इस एक्ट को 1970 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई थी। तो हमारे यहाँ पर जो औद्योगिक लाइसेंसिंग है इसकी समाप्ति पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में हुई थी 1991 में। तो 1991 की जो औद्योगिक नीति है जिसके जरिए हमारे यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे उसी के जरिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि विदेशी निवेशकों के द्वारा किसी देश में लघु अवधि के लिए शेयर मार्केट में निवेश को क्या कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के निवेश होते हैं। एक होता है एफडीआई जिसे आप लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और एक होता है एफपीआई जिसे आप लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एफडीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी के एवज में किया जाता है, लेकिन एफपीआई की बात करते हैं तो इसमें आपके हिस्सेदारी के पर्पज से इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो आपका एक्सचेंज रेट होता है जिसे हम लोग विनिमय दर कहते हैं, जैसे आप करेंसी का एक्सचेंज कराते हैं तो ये किस दर पर होगी, ये कौन निर्धारित करता है। तो किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है उसी के जरिए एक्सचेंज रेट को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है लगभग 50% के आसपास वो आपके प्राइमरी सेक्टर में है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब हो गया कि खेती है, पशुपालन है या फिर माइनिंग वगैरह है, इसमें आपको अधिकांश जनसंख्या देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो CRR होता है जिसे आप लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो कैश रिजर्व रेशियो मुख्य रूप से जब आपके बैंकों में पैसा जमा होता है तो इस पैसे का एक सर्टेन अमाउंट होता है या फिर सर्टेन परसेंटेज होता है जिसको कैश के रूप में उस पार्टिकुलर बैंक को रखना होता है RBI के पास में, और यही वो पैसा होता है जिसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि इस समय जो CRR है उसकी दर हमारे यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर को निर्देश देने व निष्पादित करने के लिए दिए गए समय को क्या कहा जाता है। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, इसे कहा जाता है एक्सेस टाइम। क्या कहा जाता है? इसे आपके एक्सेस टाइम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर में रेडो के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है उसे आपको बैक करना है तो आप अंडो दबाते हैं, अंडो के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने अंडो किया है फिर से आपको आगे स्टेप पर जाना है तो उसके लिए आप रेडो का प्रयोग करते हैं और इसके लिए Ctrl+Y की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि MS एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है। तो इससे पहले नंबर का पूछा गया था। नंबर की अलाइनमेंट की बात करें तो वो आपके दाहिने होती है, और वहीं पर अगर हम लोग टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपके बाएं तरफ एक्सेल में देखने को मिलेगा। एक प्रश्न और पूछा गया कि SRAM और जो आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है। तो SRAM की बात करते हैं, इसकी स्टोरेज क्षमता 1 MB से 16 MB होती है। बाकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इसकी क्षमता 1 से 2 GB के आसपास होती है। तो इस प्रकार से जो भी आपके 98 प्रश्न पूछे गए थे
उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।